राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। तो आज हमारी ये 8वें नंबर की क्लास है। पीछे हमने 7 क्लासें ली हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमने संविधान को 2 क्लासों में समाप्त किया। हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, PYQ, NVS, KVS, DSSB, EMRS का। तो ये आपको KVS, NVS का, DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प पहुंचाएगी क्लास, क्योंकि PYQ बहुत बड़ा रोल निभाता है परीक्षा में। तो सभी PYQ आपको यहाँ क्लास के माध्यम से मिल जाएंगे। आप सुन के, पढ़ के, देख के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समय नुकसान न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 101 नंबर का आज का, कि किस प्रकार के संसदीय प्रश्न का मौखिक उत्तर देना पड़ता है और यह हरे रंग के कागज में मुद्रित होता है। अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार के संसदीय प्रश्न का मौखिक उत्तर देना पड़ता है और ये हरे रंग के कागज में मुद्रित होता है? तो ये है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो है हरे रंग के कागज में मुद्रित होता है और इसका उत्तर मौखिक देना होता है। तो ध्यान देंगे, तारांकित प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या सीटें प्रदान की गई हैं। ये तो कॉमन सेंस लगा के भी आदमी गलत कर देगा इस कथन को, नहीं भी पता रहेगा तो। हर राज्य में समान राज्यसभा सीटें कैसे हो सकती हैं? जनसंख्या वृद्धि के आधार पे वहाँ की सीटें, जहाँ जितनी जनसंख्या रहेगी वहाँ उतनी सीटें होती हैं, वहाँ के उतने सांसद विधायक होते हैं। तो हर राज्य में समान कैसे हो जाएंगे? अब मेघालय और सिक्किम और यूपी एक ही बराबर हो जाएगा? नहीं। तो ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। तो हाँ, ये तो सही है कि भारत में संविधान में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किसके अनुसार राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है? द्विचरणीय पद्धति, सरल बहुमत पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या वैकल्पिक मतदान पद्धति? तो इसका आंसर जो है वो होगा सी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। अब आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पे। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 104 नंबर का। तो याद रखेंगे, धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला है ना। तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि संसद भारत के नागरिकों को किसमें सक्षम बनाती है और इस तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान देंगे, जो संसद है वो भारत के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। तो संसद भारत के नागरिकों को किस में सक्षम बनाती है? निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में। इसे ध्यान रखेंगे।
छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका और न्यायपालिका 2 ठो दे दिया है, तीसरा पूछा है तो तीसरा है कार्यपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न है हमारा कि किस राज्यसभा में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? विकल्प के अनुसार हरियाणा नहीं, हाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ तो बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कम है, हरियाणा भी छोटा सा ही राज्य है, आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, तो राज्यसभा की सीटें भी अधिक होंगी। तो सबसे अधिक तो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन विकल्प अनुसार आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है? अमरावती है, ध्यान देंगे। पहले हैदराबाद था, अब इसकी राजधानी अमरावती है। तो देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें हैं, हरियाणा में 90 हैं, अरुणाचल में 60 हैं और छत्तीसगढ़ में 90 हैं। तो हरियाणा छत्तीसगढ़ में 90, अरुणाचल में 60 और आंध्र प्रदेश में 175। 108 नंबर का प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो जब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में संसद की दोनों सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। सब अपना अपना वोट देते हैं, फिर जिसको अधिक वोट मिलता है वो उपराष्ट्रपति बनता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में संसद की दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं, ध्यान देना है। इसके बाद आगे हैं और अनुच्छेद 66 में हमने देखा ही था पिछली वीडियो में, उपराष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 66। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न तो अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उस करंट का था उस समय। तो पहला है कि इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्य सभी के महासचिव थे। हाँ बिल्कुल। कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे? नहीं। ये कैसे बताएंगे कि 780 मतदाता उपराष्ट्रपति के लिए वोट देंगे? संसद के दोनों सदनों के सभी लोग देंगे। तीसरा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने जगदीश धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो बिल्कुल सही है क्योंकि उस समय निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ही थे, इस समय तो कोई दूसरे हैं, ज्ञानेश कुमार हैं इस समय तो, और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। आगे आते हैं 10 नंबर के प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो संसद का सदस्य होगा तभी उपराष्ट्रपति बनेगा, ये गलत है। उसे एकल हस्तांतरणीय मतों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल, ये तो हमने अभी देखा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो लाभ का कोई भी और अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। तो हमारा बी और सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल बी और सी। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो वो है भारत के उपराष्ट्रपति। बहुत अच्छा प्रश्न है, एनवीएस डीएसएसबी दोनों में आया है कि कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता
अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अतः यह राज्यसभा सदस्य न होते हुए भी इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। 12वां प्रश्न है कि राज्य की आकस्मिक निधि ये किसके अधीन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन है राज्य की आकस्मिक निधि। तो ध्यान देंगे, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। इसके बाद आते हैं 13 नंबर का प्रश्न है कि कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला प्रश्न कि कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान देंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष की है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध निर्वाचित सर्वसम्मति से मान लिया गया, चुनाव ही नहीं हुआ? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो दूसरी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। 15 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसे भंग कर सकता है? लोकसभा को। लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है क्योंकि वो अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। 16 नंबर में दिया है, कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यसभा के पास होती है। तो नहीं, मुझे बी वाला करेक्ट लग रहा है, देखते हैं क्या होगा आंसर। तो बिल्कुल बी वाला ही होगा कि भारतीय संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ध्यान देना है, राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी प्रमुख हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? अभी मैंने बताया ना, तो निर्विरोध चुना गया था नीलम संजीव रेड्डी को। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया किसे? नीलम संजीव रेड्डी को। 19 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये किस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1962 से 67। पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर ये राष्ट्रपति भी बन गए। तो 1962 से 1967।
5 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो राधा कृष्णन किस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे? 1962 से 1967। 20 नंबर का प्रश्न है कि शून्य काल क्या है? संसद में देखते हैं ना, कहा जाता है शून्य काल चल रहा है। शून्य काल का मतलब ये है कि जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है उसे उठाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। दिया है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल के खत्म होने के साथ ही शून्यकाल का प्रारंभ होता है। चूँकि यह लगभग 12 बजे दोपहर से शुरू होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद 12 बजे के बाद 12 बजे से शुरू होता है उसी के आसपास, तो इसे शून्यकाल कहा जाता है। इसकी अवधि निश्चित नहीं होती तथा इसमें सांसदों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, जिस पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। तो शून्यकाल में जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है और लगभग 12 बजे के आसपास होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा गया। 21 नंबर का प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 22वां प्रश्न है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 22 नंबर का ध्यान देंगे, संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल जो है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में 6 महीने के बाद आपको फिर संसद की बैठक करनी ही करनी है। तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों के समय अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में संसद के 2 सत्र तो अनिवार्य ही हैं, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं लेकिन 2 तो अनिवार्य हैं, 2 तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन 3 होते हैं। 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? तो ये सदस्य होने चाहिए एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं करेगा, लेकिन जब करता था तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। वर्तमान में दिया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 24 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो ध्यान देंगे, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दिल्ली। 25 नंबर का प्रश्न है कि 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 62 से 67 तो हमने देखा राधा कृष्णन थे, ये तो हमने देख लिया। 67 से 69 जहाँ तक मुझे लग रहा है जाकिर हुसैन थे। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बताया मैंने, जाकिर हुसैन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक थे। जाकिर हुसैन 67 से 69 तक थे। और डॉक्टर वीवी गिरी ये 69 से 74 तक थे। और फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 तक थे। तो 62 से 67 राधा कृष्णन थे, 67 से 69 जाकिर हुसैन थे, उसके बाद वीवी गिरी थे।
26 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अभी हमने देखा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें कौन होते हैं, तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति को चुनाव में। अपना अपना मत देते हैं, जिसको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं बनाते हैं। अभी हमने पीछे भी इस प्रश्न को देखा। 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 67 से 69 तक 2 साल राष्ट्रपति रहे, अपना कार्यकाल नहीं पूरा किए, तब तक इनकी मृत्यु हो गई। निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी, और किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल में ही हो गई, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। याद रखिएगा 67 से 69 इनका कार्यकाल था। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल मई 1967 से 69 तक रहा। इनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हो गई। और जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, तो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे जाकिर हुसैन। इसके बाद है 29 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। 30 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 30वां प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। बहुत आसान प्रश्न, इन्हें कैग CAG भी कहा जाता है। तो इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ध्यान देंगे, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का, 6 वर्ष का। और 65 वर्ष की आयु अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं आप। तो कार्यकाल 6 वर्षों का। दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल में ही निधन हो गया। 67 से 69 तक इनका कार्यकाल था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 32 नंबर का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है जो ओम बिरला जी हैं, लेकिन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान देना है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और ये भी चीज़ ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, मैंने बताया ही। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, ये नोट करेंगे। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 250 में से 12 सदस्य रहेंगे जो जिसकी इच्छा राष्ट्रपति उसको बना दे, राष्ट्रपति की जिसको इच्छा करेगा बनाने का वो बना देगा। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अधिकतम सदस्य 250 रहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है,
प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर यही प्रश्न आ गया जो अभी हमने देखा था, राष्ट्रपति किसे भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा को किसी की हिम्मत नहीं है कि भंग कर दे। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसे देश में ऐसा कोई भी नहीं है जो भंग कर पाए, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। इसके बाद है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 50 होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। तो ये ध्यान रहे कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता लाएंगे तो कम से कम उनकी संख्या 50 होनी चाहिए और जो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे उस पे 10 दिन के भीतर चर्चा होना भी आवश्यक है। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा, गवर्नर मतलब राज्यपाल, किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति गवर्नर को, राज्यपाल को हटा सकता है। तो भारत के गवर्नर को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसे ध्यान देना है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है और ये भी ध्यान देना है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कभी कभी दे देता है स्टेटमेंट में कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और राष्ट्रपति कभी भी उसे हटा सकता है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है? स्नातक, कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, XII, तो ध्यान देंगे कुछ नहीं है योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनपढ़ रहेगा, वोट मिल जाएगा, बन जाएगा। बन ही रहे हैं अनपढ़, तो ये चीज़ ठीक नहीं हुआ। अभी विधानसभा में बिहार का एक थी, विधानसभा में विधायिका बनी है, वीणा देवी नाम है उनका। शपथ पत्र ग्रहण कर रही थी, पढ़ने नहीं आ रहा था उनको, शपथ को सतत कर रही थी, मैं ईश्वर की सतत लेती हूँ, निर्वाचित, कुछ नहीं बोलने आ रहा था उनको। बगल में एक बैठी थी और विधायिका उनसे कह रही थी तुम बोल बोल के पढ़ के बोलना, मैं उसी को रिपीट करूँगी। तो ऐसे अनपढ़ लोग बन जाते हैं। जनता अनपढ़ लोगों को चुन भी लेती है, पढ़े लिखे लोगों को हरा देती है। तो यही है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। बस ये है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। तो ध्यान देंगे, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। इसके बाद है कि गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष थे पहली लोकसभा के। तो याद रखेंगे, कांग्रेस के लिए अहमदाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के पश्चात 1952 को पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी इन्हें कहा जाता है। तो लोकसभा, पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। 38 नंबर में आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है
कि किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पहला नहीं पूछा है, पहला तो यूपी के हैं, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। तो याद रखेंगे भारत के किस राज्य के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो महाराष्ट्र के। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश के सांसद हैं जो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हैं, और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पे बिहार है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, बिहार, ये क्रम है संसद सदस्य संख्या की। 39 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। बाप रे बाप, 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में है 48। 139 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो? तो 552 है। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। 140 नंबर का प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। 41 नंबर का प्रश्न है कि कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? तो ये तो उस समय जो होंगे 13 में उनका पूछा गया है, राज्यसभा के उपसभापति। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन थे। इसके बाद है 42 नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 5 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 5 वर्ष कह रही हूँ, 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये ध्यान देना है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है क्योंकि अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा को कोई नहीं भंग कर सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ठीक। 43 नंबर पे आइए। 43 नंबर में दिया है कि संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नोत्तर काल। उसके बाद आता है शून्यकाल, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं। तो संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना है? अभी मैंने बताया 6 वर्ष है। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल 6 वर्ष। 45 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। इसके बाद 146 में आता है राज्य विधानमंडल। 46 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की बात हो रही है, राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति तो वो उस राज्य के राज्यपाल के पास होगी। राज्य के राज्यपाल के पास राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। तो याद रखेंगे कि राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास।
अब आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 47 नंबर का प्रश्न है कि जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के 15% के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो याद रखेंगे कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अच्छा प्रश्न है। फिर से रिपीट करती हूँ। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब आते हैं 49 नंबर। 49 नंबर का प्रश्न क्या है कि दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है। तो दिल्ली में एक सदनीय विधानमंडल है। कैसा विधानमंडल है दिल्ली में? एक सदनीय। ध्यान देंगे, दिल्ली एक सदनीय विधानमंडल है। इसके बाद है बहुत बढ़िया प्रश्न, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें? 70 सीटें। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, DSSB में आया भी है। तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। अब हमने इस क्लास में अपने 100 से शुरू किए थे, 150 पे आ गए। तो 150 प्रश्न हमने क्या किया? कंप्लीट किया। अब अगला 50 प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें याद हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। यदि आप 2x की स्पीड पे ना सुनते हैं, 1.5 या 1 की स्पीड पे सुनेंगे क्लास को ध्यान से, तो आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने क्लास को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।